हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। जिसके अंदर द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वेरी सिंपल थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। कि जैसे हमने ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और उसके बारे में हमने ये बताया था कि जब हम पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, मैं एक बार उसको दोबारा से रिकॉल कराता हूँ आपको, रिवाइंड कराता हूँ आपको। कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है सपोज। ओके, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट किया था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और जब हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हुआ था, इसके जो मॉलिक्यूल जो है ये और स्ट्रेच हो जाता है। जब हम पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि इसका ये जो मॉलिक्यूल है ये और स्ट्रेच होता है। और स्ट्रेच मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर दो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एक तो न्यूक्लियस ने अट्रैक्टिव फोर्स लगाया हुआ है, मैं अलग से बता देता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगाया हुआ है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। और यदि हम एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो वो फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। फील्ड की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचा जाता है और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मीन्स टू से कि जब मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लगेंगे। वन फोर्स इज ड्यू टू न्यूक्लियस एंड अनदर फोर्स इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रेच होने लगता है। स्ट्रेच क्यों होने लगता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इधर खींच रहा है और एक्सटर्नल फील्ड जो है उसका फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है। तो इस तरह से इनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रेचिंग होगी, एटम स्ट्रेच्ड हो जाएगा। अब यहां पर जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उतना ही बढ़ेगा। और जितना ज्यादा फील्ड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो जब तक न्यूक्लियस का फोर्स एक्सटर्नल फील्ड के फोर्स से ज्यादा है तब तक इलेक्ट्रॉन इससे अटैच रहेगा। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल और स्ट्रेच होता जाएगा, और स्ट्रेच होता जाएगा। ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू आएगी, हम बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू आएगी कि यदि हमने उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है फील्ड की वजह से वो न्यूक्लियस के फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन टूटकर एटम से अलग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से टूट जाएगा, यानी कि जो एटम है वो आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते जाते हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच होता जाता है। अच्छा, वो पोलर या नॉन पोलर कोई सा भी हो, स्ट्रेच होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंचती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है जो इस मॉलिक्यूल ने टॉलरेट की। यदि उससे ज्यादा हम फील्ड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, एटम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा करने पे, और वो आयनाइज हो जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है ना, जहां तक इस मॉलिक्यूल ने उसको टॉलरेट किया, ठीक है, और ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये तो हमने एक मॉलिक्यूल के ऊपर बात की है। मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई मान लो डाइलेक्ट्रिक हमने लिया तो उसके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सभी के साथ ऐसा होगा। जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसमें तो दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर।
और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेच्ड, ये सभी मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फील्ड करते के साथ सभी मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होगा, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे और सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ क्या क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा होने पे जो ये डाइलेक्ट्रिक है, जो कि इंसुलेटर होते हैं, वो क्या बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। ये क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which can be tolerated by any dielectric, the maximum value of electric field which can be tolerated by any dielectric before its electrical ब्रेकडाउन, बिफोर इट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, मतलब उससे ज्यादा यदि हमने फील्ड कर दिया तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, सभी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स एटम से डिटैच हो जाएंगे। क्यों डिटैच हो जाएंगे मैंने बता दिया, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस ने अट्रैक्टिव फोर्स लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसके अगेंस्ट में लगेगा और जब वो फोर्स न्यूक्लियस के फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, मान लीजिए उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 वोल्ट पर मीटर। बेटा वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, सोच लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन आपको याद है एक रिलेशन था, E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो dV मतलब वोल्ट और dr डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लो किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 वोल्ट पर मीटर है, व्हाट डज इट मींस कि वो डाइलेक्ट्रिक 100 वोल्ट पर मीटर तक का इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है। वो डाइलेक्ट्रिक इतना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, यदि उस डाइलेक्ट्रिक को 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके एटम्स जो होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो कंडक्टर बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी डाइलेक्ट्रिक को वी नेवर सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन 10% ऑफ इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मींस टू से जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसको हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो कभी भी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के 10% से ज्यादा नहीं देते, फॉर सेफ्टी पर्पज। अब आप कहोगे सेफ्टी पर्पज, इसमें सेफ्टी का क्या रूल है, इसमें सेफ्टी का मतलब क्या है, तो सेफ्टी का मतलब यहां पर क्या है कि जब इंसुलेटर कंडक्टर बन जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब पूछो कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई वायर है, लाइव वायर, जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये लाइव वायर है और ये हम है यहां पर, ठीक है। तो इस लाइव वायर को मैं यदि, मैं नहीं मतलब कोई भी, मैं क्यों करूं ऐसा, कोई भी किसी कंडक्टिंग रोड से टच कर दे लाइव वायर को, जिसको हम फेस कहते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, और ये अर्थ पे खड़ा है, टच कर देगा तो क्या होगा, ये इसका शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मर भी सकता है। क्यों, क्योंकि इसने अपने और लाइव वायर के बीच में एक मीडियम सेटअप कर दिया, जो क्या है, कंडक्टर, जो कंडक्टर मीडियम है वो सेटअप कर दिया। और इस लाइव वायर का पोटेंशियल होता है हाई पोटेंशियल होता है और वो खड़ा है ग्राउंड पे, ग्राउंड का पोटेंशियल 0, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होती है, तो बॉडी के अंदर से भी चार्ज फ्लो करेगा, करंट बनेगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन यदि ये इस रोड को या इस वायर को टच नहीं करता है
क्या तब भी करंट लग सकता है इसको? नहीं लगेगा इसको शॉक, क्योंकि अब इसके और इसके बीच में अब भी एक मीडियम है और वो है एयर। वो क्या है? एयर। और एयर जो होती है बेटा वो इंसुलेटर होती है। यदि हम अर्थ सरफेस की बात करें तो एयर इंसुलेटर होती है। मीडियम तो अब भी है, उस वायर से हम अभी भी कांटेक्ट में है, लेकिन हमारे बीच में क्या है? एयर। तो हमें करंट नहीं लगता क्योंकि इंसुलेटर है। लेकिन यदि मैं यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया मैंने, ठीक है, और उस एयर क्या है? इंसुलेटर। एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, और मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया अपने और लाइव वायर के बीच में, जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है। मान लो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सपोज 100 वोल्ट पर मीटर है, सपोज मान लो, तो मैंने यहाँ पे 102 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो एयर क्या होगी? आयनाइज। एयर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? एयर आयनाइज हो जाएगी। तो लाइव वायर और पर्सन के बीच की जो एयर है वो क्या बन जाएगी? कंडक्टर। कंडक्टर बन जाएगी, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फील्ड दे दिया हमने, ब्रेक डाउन होगा तो कंडक्टर बन जाएगी। और कंडक्टर बनेगी तो क्या होगा? हमें शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसलिए जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ना खोए, वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को रखे, इसके लिए हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कभी भी 10% से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप देखो कुछ ऐसे कर सकते हो, मान लो किसी पेड़ पे कोई फल लग रहे हैं, ठीक है, हम उस फल को तोड़ते हैं, खींचते हैं, मान लो कच्चा फल जिससे तोड़ते हैं, तो ट्री से कच्चे फल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ट्री की ब्रांच उसे अपनी तरफ खींचती है, अटैच करके रखती है, और हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेच होने लगती है, ब्रांच स्ट्रेच हो रही है, ब्रांच उस फल को छोड़ नहीं रही, फ्रूट को छोड़ नहीं रही है, क्योंकि वो अपना फोर्स लगा रहे हैं, हम अपना लगा रहे हैं। लेकिन हमारा फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो ट्री की भी एक लिमिट है ना, तो जब हमारा फोर्स एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वो फल टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फल की तरह है, एटम पेड़ की तरह है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो हमारे फोर्स की तरह है, और एक पर्टिकुलर फील्ड के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी अलग अलग होती है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही, वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि पहले एक टॉपिक होता था हमारे सिलेबस में वेन डी ग्राफ जनरेटर, लेकिन अब वेन डी ग्राफ जनरेटर सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं कर रहे हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है शार्प पॉइंट, जिसे हम आज का जो बड़ा फेमस वर्ड है कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कोरोना का नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, देखिए बेटा, अभी आपको मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझाई थी, क्या होती है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे हम किसी डाइलेक्ट्रिक को दे सकते हैं बिफोर इट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने से पहले तक। उससे ज्यादा फील्ड दिया तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है और हम स्फीयर को देते हैं चार्ज, ये कोई भी जैसे कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, हमने इसको चार्ज दिया, ठीक है, एयर में रखा हुआ है सपोज ये, तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप सबको पता है, वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में किया था। उसके सरफेस पे जो फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो सिग्मा है वो है चार्ज अपॉन एरिया, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q चार्ज है और A इसका एरिया है। मान लो मैं स्फीयर का एरिया कम करता हूं, कीपिंग द चार्ज सेम, चार्ज को हमने क्या रखना है, Q को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट, मतलब
सेम रखना है। और जो एरिया है, एरिया ऑफ स्फीयर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एरिया उसका कम होता जा रहा है। हम स्फीयर का एरिया कम कर रहे हैं, मान लो, और छोटा स्फीयर ले लिया, और छोटा स्फीयर ले रहे हैं, और छोटा स्फीयर ले रहे हैं, और छोटा स्फीयर, और छोटा स्फीयर, तो एरिया कम होता जा रहा है। एरिया कम होता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा ना इसके सरफेस पे। तो एज द एरिया ऑफ स्फीयर गोज ऑन डिक्रीजिंग कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं आप? यदि हम एरिया कम करते जाएंगे तो सरफेस एरिया कम करते जाएंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो हम स्फीयर का एरिया कम करते जा रहे हैं, सिग्मा बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। और जब हम इसका एरिया कम करते 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 बिल्कुल छोटा सा ले आते हैं, कितना, जस्ट लाइक द टिप ऑफ ए शार्प पिन। जैसे कोई पिन है तो पिन की जो टिप होती है ना, पिन ऑल पिन होती है, कोई पिन उसकी टिप जो होती है वो एकदम स्फेरिकल ही होती है, हम उसको स्फेरिकल मान लेते हैं। तो जब इसका एरिया कम करते करते हम एक पिन की टिप के जितना कर देंगे एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि एरिया बहुत कम कर दिया आपने, तो सिग्मा बहुत ज्यादा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दिया, पिन की टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दिया। अब क्या होगा, जब यदि सराउंडिंग में क्या है, एयर, सराउंडिंग में क्या है, एयर, और इसकी टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया, और यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में जो मीडियम है, मान लो हम यहाँ पे तो एयर ले रहे हैं, सराउंडिंग में जो भी मीडियम है, जैसे यहाँ पे एयर है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, यदि इसकी टिप पे वो फील्ड बढ़ते बढ़ते उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, जैसे यहाँ पे एयर है, उसके फील्ड से ज्यादा हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, जो सराउंडिंग की एयर है वो आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होगी मतलब क्या फैल जाएगा, एयर में चार्ज फैल जाएगा। जैसे क्या फैल रहा है आजकल, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, एक सोर्स से कई लोगों को कोरोना वायरस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी तरह से यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर एयर मॉलिक्यूल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एयर मॉलिक्यूल इधर आया, अब एयर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज, टिप के पॉजिटिव चार्ज को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के अट्रैक्ट होते हैं, जबकि एयर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को समझाता है कि मत जा, वहां पे खतरा है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे आज भी कई लोग नहीं मानते, तभी तो इतने कोरोना केस बढ़ गए। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये एयर का जो न्यूक्लियस है, ये मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है, कह रहा है मत जा इलेक्ट्रॉन, उधर मत जा, उधर खतरा है, नहीं मानता वो, और वो इधर आता है। इधर क्या होएगा आते के साथ, इस टिप का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है, न्यूक्लियस रोक नहीं पाएगा, और ये टिप का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर लेगा, अलग कर लेगा। अब अलग करते के साथ एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आयनाइज। एयर मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन खोने के बाद वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और पॉजिटिव आयन बनते के साथ इसके पॉजिटिव चार्ज से, इसके फील्ड से रिपेल होके दूर भागेगा, भाग गया। उसको भागते हुए देख के बीच के जो एयर मॉलिक्यूल्स, तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों भाग रहे हैं, बोलो उधर खतरा है। अब वो ये नहीं कि खतरा है तो भाग ले वहां से, वो देखने जाते हैं क्या खतरा है, आओ देखने जाते हैं, तो वो भी अपना सेम यही इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और पॉजिटिव आयन बन के भाग जाते हैं। फिर दूसरे मॉलिक्यूल आते हैं, वो भी सेम अपना इलेक्ट्रॉन या डोनेट करके खो के और वो भी भाग जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर एक चार्ज्ड विंड सेटअप हो जाती है। चार्ज्ड विंड, विंड समझते हो आप, एयर, तो यहां पे चार्ज्ड एयर सेटअप हो जाती है। तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस टिप से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट या कोरोना डिस्चार्ज, जिसमें एक टिप को चार्ज हम दे देते हैं और वहां पे फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सराउंडिंग मीडियम के
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर जाता है और इस तरह से एक चार्ज्ड विंड सेटअप हो जाती है, सराउंडिंग मीडियम आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, इसे हम एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कहते हैं। इसका बेसिकली यूज हम वेन डी ग्राफ जनरेटर में करते थे, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।